नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक एक छोटे से परिवार से अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। भला अयोध्या को कौन नहीं जानता है। अभी अयोध्या में हाल ही में एक घटना हुई थी। मोहित खान नामक एक व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया था, जिसमें पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। काफ़ी राजनीतिक पार्टियां हो हल्ला मचाती हैं, लेकिन अंततः मोहित खान को जेल भेज दिया जाता है और फिर धीरे धीरे मामला शांत पड़ने लगता है। लेकिन तभी उसी अयोध्या में एक जगह लगती है गोसाईगंज थाना। गोसाईगंज थाने में 29 अगस्त साल 2024 यानी कि कुछ दिन पहले सुबह करीब 11 बज रहे थे। आम दिनों की तरह ही पुलिस अधिकारी जो पुलिसकर्मी थे अपने काम पर लगे हुए थे। तभी एक महिला बदहवास हालत में भागते हुए रोते हुए थाने के अंदर दाखिल होती है। और जैसे ही महिला थाने के अंदर जाती है, महिला पर कुछ पुलिस वालों की नज़रें पड़ती हैं, तो उन्हें लगता है कि आम दिनों की तरह ही कोई आम केस हुआ होगा। इस महिला के साथ कोई छोटी मोटी मारपीट हुई होगी, झगड़े हुए होंगे, जिस वजह से महिला इस हालत में है, बदहवास हालत में थाने पहुंची है। अब पुलिसकर्मी जो रहते हैं महिला की तरफ देखते हैं और जब महिला से पूछते हैं कि आखिर क्यों रोए जा रही हो, क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हो गया है, किसने तुम्हें मारा है, नाम बताओ। तभी महिला रोते हुए कहती है कि साहब, मुझे किसी ने मारा नहीं है। मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया था और उस फ़ोन करने वाले ने मेरी बेटी के नंबर से ही कॉल किया था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे बेटी की लाश रेलवे स्टेशन के पास डाक बंगले के खंडहर में पड़ी हुई है। साहब, मेरी बेटी कई दिनों से घर से गायब है और मैं उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला था। अब पुलिस वाले जैसे ही अब बात सुनते हैं कि एक खंडहर में उसकी बेटी की लाश पड़ी है, ऐसा उसके पास कोई फ़ोन आया था, साथियों पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आनन फानन में पुलिस वाले गाड़ी निकालते हैं, उस महिला को बैठाते हैं और रेलवे स्टेशन के पास खंडहर के पास जाते हैं। और पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर खंडहर रहता है। जब पुलिस वाले उस खंडहर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस खंडहर में एक जली हुई लाश पड़ी हुई है। कुछ कपड़े उसके जले हुए हैं और आधे से ज़्यादा शरीर उसकी जल चुकी है। अब उसका पहचान कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन पुलिस वाले अब उसकी माँ की मदद लेते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि पहचानिए, क्या ये जो कपड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ है यह आपकी बेटी का ही है। अब माँ जैसे ही उसकी बॉडी को देखती है वह सदमे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह संभलती है, हिम्मत जुटाती है और वह बताती है कि जी हाँ, उसके पैरों में जो पायल है और जो उसके कपड़े थोड़े बहुत बचे हुए हैं, यह वही कपड़ा पहनकर उस दिन घर से निकली थी। अब पुलिस वाले बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब उसकी माँ से पूछताछ होती है कि आखिर आपकी बेटी का क्या नाम था। माँ बताती है कि उसकी बेटी का नाम सविता है और उसकी उम्र 21 साल है। 20 तारीख को वह सुबह घर से यह कहकर निकली थी, माँ मैं कुछ देर में घर आ जाऊँगी, मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, अगर देर हुई तो मैं वहीं पास में ही बुआ का घर है, मैं बुआ के घर चली जाऊँगी। अक्सर कर उसके कानों में दर्द रहता था तो वह दवा लेने भी बाहर जाती थी और पढ़ाई के मकसद से भी बाहर जाया करती थी। अब इसी दौरान पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जो आखिरी कॉल आई थी उसकी बेटी का जो फ़ोन था वो बरामद नहीं हुआ था। अब बेटी के फ़ोन का जब पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब पुलिस उसकी बेटी पे जो आखिरी कॉल आई थी उसके बेटी के नंबर पर उसे तलाशती है। जब उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाता है सविता का, तो पता चलता है जो आखिरी कॉल आई थी एक दीपक नाम के लड़के की थी। पुलिस अब छापेमारी करती है और दीपक का पता लगाती है और एक दिन दीपक को गिरफ्तार कर लेती है। और दीपक से जब पूछताछ करती है तो पहले दीपक इधर उधर की बातें करता, पुलिस को बरगलाने की बातें करता, लेकिन जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है, शक्ति से पेश आती है, तो दीपक टूट जाता है। और टूटने के बाद दीपक
एक ऐसी खौफनाक हकीकत बताता है जिसको सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले। सविता, जो अपने माँ बाप की लाडली बेटी, उम्र 21 साल रहती है, वो अपने घर से अक्सर सुबह स्कूल जाती थी और समय से घर आ जाया करती थी। 21 साल की उम्र। इसी बीच एक दीपक नाम का लड़का, जो उसी गोसाईगंज थाना के अंतर्गत गोसाईगंज के ही क्षेत्र में रहता था, एक दिन आते जाते समय दीपक की नज़र पड़ती है सविता पर। और जब वो सविता को देखता है तो सविता बेहद खूबसूरत रहती है। अब उसे वह अपना दिल दे बैठता है। अब अक्सर कर दीपक सविता का पीछा करने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह सविता को रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब उस दिन सविता कुछ नहीं बोलती है, सविता अपने घर चली जाती है। लेकिन लगातार दीपक उसे रोककर अक्सर सवाल करता था, बातें करता था। एक दिन दीपक सविता का फ़ोन ले लेता है और लेने के बाद उसे मिस कॉल करता है और उसे जाने देता है। सविता भी कुछ नहीं बोलती है। जब सविता घर पहुंचती है तो दीपक उसे शाम को फ़ोन करता है। फ़ोन कर जैसे ही फ़ोन सविता के फ़ोन पर आता है, सविता को पता था कि यह नंबर किसका है। सविता कहती है कि यह तुम्हारा जो काम है रोज़ रोज़ का, वो सही नहीं है। किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। तभी दीपक पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अब लड़की कहती है कि हाँ, वो भी पसंद करती है, वो भी उससे प्यार करती है। अब दीपक और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब प्यार का दौर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने लगते हैं। अब इसी दौरान दीपक एक दिन सविता को मिलने के लिए उसी खंडहर में बुलाता है और मिलने के बाद सविता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब उसके पास कई फोटोज़ वीडियोज़ भी रहती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोनों छुप छुप कर मिलते रहते। कभी सविता कॉलेज के बहाने से, स्कूल के बहाने से दीपक से मिलती थी, तो कभी दीपक उसे किसी दोस्त के कमरे पर ले जाता था। अब अक्सर कर दोनों की मुलाकात होती थी, दोनों समय व्यतीत करते थे। अब दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ने लगती है कि दीपक अब बेपनाह प्यार करने लगता है सविता को और सविता भी बेपनाह प्यार करने लगती है दीपक को। लेकिन इधर दीपक उसके जिस्म का प्यासा रहता है। उसकी जो भूख रहती है वो सिर्फ सविता के जिस्म तक रहती है। उसे इस कदर चाहता था कि सिर्फ वह जब भी मिलता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था उसके बाद उसे घर के लिए छोड़ देता था। इधर सविता भी उसके लिए पागल रहती थी। जब भी दीपक फ़ोन करता, सविता अपने आशिक के लिए, अपने प्रेमी के लिए तैयार हो जाती थी और वो उससे मिलने के लिए कभी खंडहर तो कभी नए नए जगहों पर जाया करती थी, उसके साथ घूमती फिरती थी। इधर घर वालों को, सविता की माँ को कुछ भी पता नहीं था। अब बच्चे आजकल स्कूल के बहाने क्या करते हैं, बाहर गार्जियन के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रख सकें, लेकिन ज़रूरत है नज़र रखने की। अब समय बीतता गया। इसी दौरान एक दिन दीपक के घर पर दीपक का रिश्ता आता है, पास के ही एक गांव से। अब उधर दीपक लड़की को देखता है तो वह लड़की को भी हाँ कर देता है। लड़की उसे पसंद आ जाती है। अब कुछ दिनों बाद दीपक की शादी हो जाती है और इधर दीपक की शादी हो जाती है और सविता को इस बारे में कुछ पता नहीं रहता है। अब अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है। कुछ दिनों के लिए सविता को वह बताता है वो किसी काम से बाहर जा रहा है, जल्द ही लौट आएगा। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद वो सविता से फ़ोन पर बातें करता। अब एक दिन सविता को मिलने के लिए फिर से करीब 1 महीने बाद सविता को बाहर बुलाता है और उसके साथ फिर से समय व्यतीत करता है। समय व्यतीत करने के बाद सविता उससे बातचीत करती। तब सविता उसका फ़ोन लेती है तो फ़ोन में तरह तरह के फ़ोटोज़ पड़े हुए थे उसके शादी के। जैसे ही सविता को पता चलता है कि दीपक की शादी हो चुकी है, सविता रोने लगती है। सविता दीपक से कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने एक बार मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मैं इतने दिनों से तुम्हारे लिए जो भी तुम कहते थे, मैं तुम्हें खुश करने के लिए पैसे रुपए हर चीज़ जो भी तुम्हें अच्छा लगता था, जितना मैं कर सकती थी मैं करती थी और तुमने मुझे धोखा दिया। दीपक कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, भले ही मेरी शादी हो गई है तो क्या करूँ,
मैंने घर वालों को बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। लेकिन आज भी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। अब उधर सविता वहाँ से उठती है और गुस्से में अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब कुछ दिनों तक वो गुमसुम रहती है। जब भी माँ पूछती कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कोई समस्या है, तो बेटी सविता बताती है कि नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह बेहद परेशान है। अब इधर कई बार दीपक सविता को फ़ोन करता, लेकिन सविता फ़ोन नहीं रिसीव करती, उसका फ़ोन कट कर देती थी। अब वह कई बार कई मैसेज करता, लेकिन सविता उसका रिप्लाई नहीं करती थी। अब सविता ने उसे साफ मना कर दिया था कि अब उससे बात नहीं करना चाहती है। अब वो इतनी दुखी रहती है कि एक दिन वो परेशान होकर उसके एक दोस्त को फ़ोन करती है। अब उसके दोस्त से रोते हुए अपनी सारी बातें बताती है, तो उसका दोस्त बताता है कि दीपक काफ़ी धोखेबाज लड़का है, उसी ने लड़की को पसंद किया था और उसी ने अपने मन मुताबिक लड़की से शादी भी की, और तुम्हारे साथ सिर्फ शरीर के लिए, वो तुमसे हवस के लिए जुड़ा रहता है। अब लड़की जब भी परेशान होती थी उसके दोस्त से बातचीत कर लिया करती थी। अब बातचीत करते करते सविता की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है दीपक के दोस्त से। अब उससे वह बात करने लगती है। बातचीत करते करते दीपक का दोस्त और सविता एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब सविता अपनी जो कहानी थी दीपक के साथ, वह सब कुछ अपने दोस्त को सुनाती थी। उसने क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया, सब कुछ सुनाती थी। और इस दौरान दोनों भावुक हो जाते हैं और दीपक के दोस्त से सविता की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है, काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ जब बढ़ने लगती है तो अब दीपक के दोस्त के साथ छुप छुप कर मिलने लगती, उससे बातें करती। इसी दौरान दीपक को कहीं से पता चलता है कि उसकी जो प्रेमिका सविता है वो उसके दोस्त से छुप छुप कर बातें करती है। लेकिन जब वो अपने दोस्त से पूछता तो उसका दोस्त साफ इनकार कर देता है कि वह किसी लड़की से बातचीत नहीं करता है, वह इन सब चीज़ों से दूर रहता है। लेकिन अब दीपक काफ़ी परेशान लगने लगता है। वो अपनी बीवी के साथ तो खुश था, लेकिन उसे अपने प्रेमिका के भी साथ रहना था, उसकी भी उसे याद आती थी। अब एक दिन वो अपनी सविता को काफ़ी याद कर रहा था, याद कर परेशान हो जाता है, तो वह सविता को फ़ोन करता है और सविता को बताता है कि उसे पता है कि वो किससे बात करती है, लेकिन सविता साफ साफ मना कर देती है कि वो तुम्हारे तरह धोखेबाज नहीं है, वो किसी से भी बात करे, तुमसे क्या लेना देना है, वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है। यानी कि सीधे सीधे सविता आप दीपक को मना कर देती है कि वो उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती है, उससे बात नहीं करना चाहती है, वो दोबारा कॉल ना करे। लेकिन दीपक सविता से कहता है कि देखो, बस एक बार तुम मुझसे मिल लो, मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे मिलने के लिए, प्लीज़ एक बार मिल लो। और इधर सविता परेशान होती है, परेशान होकर फिर से मना कर देती है। अब दीपक सविता के लिए काफ़ी परेशान रहने लगता है। वो अपनी बीवी के साथ उधर रहता था और इधर सविता के साथ भी संबंधों में जुड़ा रहना चाहता था। जो उसकी लत थी वह सविता के साथ बेहद ख़राब हो चुकी थी। एक दिन फिर वह सविता को फ़ोन करता है। अब सविता स्कूल जाना बंद कर देती है, कभी स्कूल जाती कभी नहीं जाती, और जब भी दीपक रास्ते में उससे मिलने की कोशिश करता वह मना कर वहाँ से चली जाती। अब इधर दीपक परेशान होकर जब सविता को फ़ोन करता है, करीब 20 अगस्त को सुबह फ़ोन करता है और सविता से कहता है कि देखो, तुम मुझसे बस एक बार, आखिरी बार मिल लो, उसके बाद मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, कभी परेशान नहीं करूँगा। इधर सविता फ़ोन पर बात करती तो वह तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आ रही हूँ। उधर दीपक का एक और नाम पहलवान भी रहता है, गांव में उसे लोग पहलवान करके भी बुलाते थे। अब वो पहलवान से मिलने के लिए, उस दीपक से मिलने के लिए घर से निकलती है और अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं घर से कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। अगर शाम तक आने में मुझे लेट हुआ तो मैं वहीं बुआ का घर है, बुआ के घर चली जाऊँगी। माँ कहती है ठीक है बेटी सविता, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। इधर बेटी घर से चली जाती है, लेकिन शाम हो जाती है, वह घर नहीं लौटती है और इधर माँ इंतज़ार करती है तो माँ को लगता है कि वो बुआ के घर गई होगी। 2 दिन हो जाते हैं जब वह अपनी बेटी को फ़ोन करती है, लेकिन उसके बेटी का फ़ोन बंद आ रहा था। तो उसकी माँ फिर से अपने ननद के घर फ़ोन करती है, यानी कि सविता के बुआ के फ़ोन पर फ़ोन करती है, तो पता चलता है कि वो तो यहाँ आई ही नहीं थी। अब माँ परेशान हो जाती है
जो हर रिश्तेदारियों में फ़ोन करती, पड़ोसियों से बातचीत करती, पूछताछ करती, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर रिश्तेदार सोच रहे थे, हो सकता है कि किसी से बातचीत करती हो, किसी के पास गई हो, ज़रूर आ जाएगी। इंतज़ार करते हैं, लेकिन तभी एक दिन 29 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे उसकी माँ पर दीपक का फ़ोन आता है। दीपक अपनी प्रेमिका सविता के फ़ोन से फ़ोन करता है और बताता है कि वह उसकी बेटी की लाश रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में डाक बंगले में पड़ी हुई है। दरअसल डाक बंगला काफ़ी पुराना था, काफ़ी समय पहले बंद हो चुका था। उसी में वह मिलने के लिए बुलाता था और उसकी लाश पड़ी हुई है। जैसे ही यह बात एक माँ सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। साथियों, वहाँ से वह भागते हुए बिना किसी को बताए थाने पहुँचती है, गोसाईगंज महिला थाने। वहाँ जाकर पुलिस को सारी हकीकत बताती है और जब पुलिस दीपक को गिरफ्तार करती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, अब सभी लोग जानना चाहते थे। तभी दीपक बताता है कि खंडहर पर बुलाने के बाद वो उससे बात कर रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। दीपक चाहता था कि वह आखिरी बार उससे शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ वो अपनी हवस मिटाना चाहता था, लेकिन सविता इसके लिए तैयार नहीं थी। अब इसी बीच तू मैं दोनों के बीच होते हैं, झगड़े होते हैं और दीपक को इस कदर गुस्सा आ जाता है कि दीपक अब ज़बरदस्ती करने लगता है। जब सविता चीखती चिल्लाती तो वह उसका गला दबाने की कोशिश करता और उसके साथ उसके कपड़े निकालता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता। अब सविता उससे लड़ती झगड़ती, लेकिन चीखती चिल्लाती कोई सुनने वाला नहीं था खंडहर में। अब दीपक ज़बरदस्ती उसका गला दबाता है और गला दबाकर वह बताता है कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। अब इस बीच वह गला दबाकर उसका हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद बाजार जाता है, बाजार से कुछ केमिकल लेकर आता है और केमिकल उसकी बॉडी पर डालकर सविता की बॉडी को जला देता है। जब कई दिनों तक दीपक देखता है, उसे कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है सविता के कत्ल के बारे में, तो अब वो भी परेशान होने लगता है। लेकिन इस बीच दीपक सविता का फ़ोन लेकर चेक कर रहा था कि आखिर सविता किस किस से बात करती थी, किस किस लड़के का फ़ोन सविता पर आता है। अब इस दौरान उसके दोस्त का भी कई बार फ़ोन आया, लेकिन दीपक ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। अब दीपक को तो ये पता चल गया था कि वह किससे बात करती है, लेकिन उधर उस अपने प्यार की भूख में, यूँ कहें कि हवस के भूख में दीपक ने सविता की जान ले ली थी और इधर एक माँ अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। जब वह परेशान हो जाता है कि सविता का किसी को कुछ पता नहीं है, तो वह उसकी माँ को फ़ोन कर यह जानकारी देता है। अब पुलिस दीपक को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर कत्ल के जुर्म में, यौन शोषण के जुर्म में उसे जेल भेज देती है। साथियों, जब यह घटना लोगों के सामने अखबार न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आती है तो लोग पढ़कर बड़े हैरान थे, सुनकर बड़े हैरान थे कि एक व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी थी, वह शादीशुदा था, उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी और लड़की जब अपने काम पर वापस लौट चुकी थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, तो फिर जो हवस की भूख थी वो अपनी पत्नी के साथ भी पूरी कर सकता था। लेकिन फिर भी जो उसकी लत थी, सविता के साथ जो उसकी आदतें जुड़ी हुई थी, उसने वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और सविता की जान ले ली। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील की है, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र तंवर जी हैं, नोएडा के रहने वाले हैं, गोकुल सिंह हैं, सुनील चौधरी जी हैं, लखन कुमार हैं, शाहिल खान जी हैं, फैज़ल खान भाई हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, जो आप हमारी कहानी को डेली सुनते हैं, अपना प्यार सपोर्ट देते हैं। आज आप सभी के प्यार सपोर्ट की बदौलत ही मैं यहाँ तक हूँ। तो साथियों, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सकें और ऐसे दरिंदों के पास वापस न जाएं और किसी बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत ना हो सके। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।